हेलो जेई एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ गौरव शर्मा आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूं एलएन जेई यूट्यूब चैनल पे जेई एडवांस की तेजस सीरीज में। हम लोगों ने अभी तक आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ अच्छे तरीके बताए थे अपने एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप करने के, साथ में कुछ प्रोफिशिएंसी डेवलप की थी और हमारा टॉपिक क्या था, स्टोइशियोमेट्री एंड रिडॉक्स। तो आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं इस सीरीज को फॉलो करना आपका लिए केवल इसलिए ही जरूरी नहीं है कि आपको एक बढ़िया प्रोफिशिएंसी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, अपने टॉपिक में। इनफैक्ट ये सीरीज के वीडियोस आपका एक एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड भी डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड इस बारे में कि किस तरीके से हमें जेईई एडवांस में क्वेश्चंस को टैकल करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कैसे कभी नए फ्लेवर का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे फेस करते हैं। सरप्राइज एंड पैटर्न को लेके भी कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं। वो आप इस सीरीज को जब फॉलो करेंगे तो आप वो भी एक ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे कि सरप्राइज ऑफ पैटर्न भी आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि मैंने आपको यह भी बोला था कि एक प्रतिभा और आपको डेवलप करनी होती है, रीडिंग द माइंड ऑफ एग्जामिनर। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी ऐसे बच्चे के लिए जो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लेके आना चाहता है जेईई एडवांस्ड में। तो देखिए, हम लोग एक एक करके आपको इस सीरीज में अपने साथ उस मंजिल तक ले जाने वाले हैं जहां आप बनने वाले हैं आईआईटी जेईई टॉपर। तो जेईई एडवांस्ड की आपकी एलएन जेईई यूट्यूब चैनल पे जो तेजस सीरीज आ रही है, आप उसको फॉलो करते जाइए और तेजस की नहीं रफ्तार से ऊंचाइयों को छुएगा और वही बनेगा आईआईटी जेईई का टॉपर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं, डिफरेंट और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहला उसमें से क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इज द वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन कोटा थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्किंग फ्लूइड मतलब वाटर एक ऐसा फ्लूइड है जिसके थ्रू हमारी वर्किंग हो रही है कोटा थर्मल पावर प्लांट में फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज कंबस्टेड फॉर जनरेटिंग हीट एज पर द गिवन रिएक्शन। और गिवन रिएक्शन क्या है? C+O2 gives CO2। तो C+O2 gives CO2 वाली इक्वेशन से हम लोग हीट जनरेट कर रहे हैं। 0.01% ऑफ द रिलीज CO2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। इतनी कम CO2 जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी वाटर में एंड गेट्स कन्वर्टेड टू वीक एसिड H2CO3। तो जो भी CO2 रिलीज हुई उसका केवल 0.01% वाटर में एब्जॉर्ब होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी वीक एसिड H2CO3 में, which dissociated to give H plus ions, as H2CO3 going to give 2H plus CO3 2 minus. The percentage dissociation of acid is 5%. Assume no ionization of water. From this information, answer the questions. तो बेसिकली उन्होंने कुछ बातें क्या कही हैं, H2CO3 का जो डिसोसिएशन हुआ और वो कितना हुआ, 5% हुआ। हम लोग वाटर का कोई आयनाइजेशन नहीं मानेंगे। If in a certain application H plus concentration can maximum be 10⁻⁵ मोलर, तो ये जो आयनाइजेशन के बाद H plus की कॉन्सेंट्रेशन आई ये मैक्सिमम हो सकती थी 10⁻⁵ मोलर, उससे ज्यादा हम नहीं ले आ सकते थे। Then calculate maximum moles of H plus and CO3 2 minus in water if 10⁹ liters of water is used। तो 10⁹ liters of water यूज किया गया है जिसमें CO2 रिलीज का 0.01% एब्जॉर्ब हुआ, उसमें ये आयनाइजेशन हुई, उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारी मैक्सिमम 10⁻⁵ मोलर हो गई है। फाइनली हमें ये बताया गया। उन्होंने बोला कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स। उस केस में मैक्सिमम मोल्स कितने होंगे H प्लस के, CO3 2 माइनस के, और इसके अलावा सेकंड पार्ट पूछा कैलकुलेट मैक्सिमम मोल्स ऑफ कार्बन विच कैन बी बर्न सो दैट वाटर रिमेन्स फिट टू बी यूज्ड, hence write the value of x, y square by z। तो हमें x, y और z की वैल्यूज निकालनी है और फाइनली रिप्रेजेंट करना आंसर इन टर्म्स ऑफ x, y square by z। इतना लंबा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, हमें उस क्वेश्चन को रीड करना है पेशेंटली और समझना है, ब्रेक करना है उस क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको बार बार रीअसर्ट करके बताया कि देखिए ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, ये आपको खुद को बोलना है जब आप जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के आगे बातचीत करते हैं।
H2CO3 है हमारे पास, ठीक है, और ये दे रहा है 2H प्लस CO3 2 माइनस। सपोज इसके कोई A मोल्स है मेरे पास, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, चलिए A मोल्स में से 5% खर्च होगा, A मोल्स में से 5% खर्च होगा, तो A इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 0.05, और ये बनाएगा 2A अल्फा, और ये बनाएगा A अल्फा। ये बात समझ आ रही है? 2A अल्फा जो है वो मेरे पास 10⁻⁻5 मोलर होगा, क्योंकि यही इन्होंने अलाउ किया है। तो मैं कह सकता हूं 2A अल्फा 10⁻⁻5 मोलर है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 मोलर बाय 2। तो एक सीधी सीधी बात क्या आ गई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5 मोलर इंटू 10⁻9 लीटर्स, तो फाइनली ये आ गया 10⁻4, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी x/2, इसके हाफ है y की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 10⁻4/2, ठीक है। अब और बात करते हैं, जो मेरी कंसंट्रेशन यहां आई, ठीक है, ये कितनी आई 5% डिसोसिएट होके यहां आई, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया A माइनस A अल्फा, ठीक है। अब जो भी मैंने मोल्स लिए थे उसमें से A अल्फा कम मोल्स यहां पे रह गए हैं, ठीक। अब एक बात बताइए, मैं अगर स्टार्ट करता हूं से लाइक किस मतलब हमें कितने मोल्स यहां पे चाहिए उस, चलिए अब अगर मैं ये बोलूं इसके A अल्फा मोल्स खर्च हो गए, मतलब इसका 5% जो खर्च हुआ, ठीक है, उसका डबल यहां बन गया, 2A अल्फा यहां बन गया, ठीक। जो 2A अल्फा यहां बना, तो मुझे क्या चाहिए था, ये जो खर्च हुआ ये 5%। तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको और दिखा देता हूं इसमें। अगर ये 5% है, अल्फा मेरा 5% है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक चीज और करके लिख लेता हूं, ये लिख लूंगा मैं A इंटू 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी A इंटू 0.95, ठीक है। एक बात और बतानी है, मान लीजिए मैंने ये कहा यहां पे जो मोल्स बने वो कितने बने 10⁻4 मोल्स बन गए, देख रहे हैं आप 10⁻4 मोल्स हैं यहां पे। अगर यहां 10⁻4 मोल्स बने, ठीक है, यहां कितने खर्च हुए 10⁻4/2, और ये जो 10⁻4 मोल्स बने ये एक तरह से देखा जाए तो इसका 10% हो जाएगा ना। मैं आपको एक्चुअली यही मैथ से समझाना चाह रहा हूं, यहां पे ये मैथ और आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए वो ही बता देता हूं मैं। जो इसका खर्च हुआ, कहना चाहिए जो इसका खर्च हुआ वो 5% खर्च हुआ, जो 5% खर्च हुआ उससे डबल यहां बना, तो जो यहां बना वो स्टार्टिंग का 10% हो गया, यानी स्टार्टिंग मोल्स कितने हो गए, स्टार्टिंग मोल्स इसके हो जाएंगे A के 10 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज 10⁻5 मोल्स। देखिए 10⁻5 मोल्स मेरे पास स्टार्टिंग में H2CO3 रहा होगा, ठीक है, उसमें से खर्च होगा 5%, उसका डबल बन जाएगा यहां, यानी 10⁻4 मोल से बन गया। ये एक्चुअली मैथ्स आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद मैं क्या कहूंगा, ये जो H2CO3 बना है ये 0.01% ऑफ CO2 के एब्जॉर्ब होने से बना है। अगर मैं ये बोलूं H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3, ठीक है, और ये बना है 10⁻5 मोल्स, ठीक है, और ये केवल जो भी CO2 बनी है उसके 0.01% के डिसॉल्व होने से बनी है। तो स्टार्टिंग में CO2 कितनी रही होगी, स्टार्टिंग में CO2 रही होगी, इनिशियल CO2 रही होगी 10⁻5 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.01, क्योंकि 0.01% अगर ये है तो CO2 जो इनिशियली 100% रही होगी वो हो जाएगी आपकी 10⁻9 मोल्स। 10⁻9 मोल CO2 रही होगी, तो कार्बन कितना कंबस्ट हुआ होगा, ये तो आपको पता है, जितना कार्बन कंबस्ट होगा उतनी CO2 बनेगी, यानी कार्बन भी कंबस्ट होगा 10⁻9 मोल्स। तो Z हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻9 मोल्स। 10⁻9 मोल्स हमारे पास Z है।
10⁴/2 y है और 10⁴ x है। अब हमें निकालना है x y² z, है ना। हमें देखना है आंसर इन टर्म्स ऑफ x y² ये हो जाएगा 10⁴ इंटू 10⁴/2 इंटू 10⁹। ठीक है, ठीक है। चलिए मैक्सिमम नंबर, हैंस राइट द वैल्यू ऑफ x y² इंटू 10⁴/2 एक और आएगा, कोई y² चाहिए था हमें। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 10⁹ है, ये कट के 10 आ गया और ये कट के 10⁵ आ गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10⁴/4 दैट इज 250 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। जी हाँ, आंसर इसका 250 है। तो देखिए ये क्या है, एक्चुअली कई बार क्या लगता है हमें क्वेश्चन उन्होंने बहुत डिफिकल्ट दे दिया, दे आर जस्ट प्लेइंग विद द नंबर्स। आपको पेशेंटली सब पढ़ना है, उसके बाद जो भी आपको बताया गया उसको एनालाइज करते चलना है साथ के साथ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम एनालाइज करते चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमें क्वेश्चंस टैकल करते जाना है और अपने मतलब की इंफॉर्मेशन हम लेते जा रहे हैं। जो हमारी मतलब की इंफॉर्मेशन है उसके अलावा हमें कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक पिन पॉइंटेड अप्रोच लेके चलनी है हमें जो मतलब की इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए एक और तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट फर्टिलाइजर्स। प्लांट फर्टिलाइजर में आपको पता है 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, उसने बता भी दिया। अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्री कन्वेंशन, the numbers on the label refer to the mass percent of nitrogen, P2O5 and K2O in that order. तो उन्होंने क्या नंबर्स दिए हैं, what is N/P/K ratio of 30:10:10 fertilizer in terms of moles of each element expressed as x = y = 1.0। तो ये जो नंबर इसने हमें दे रखा है ये बेसिकली इन तीनों का रेशियो है और वो ये कहता है N/P/K एलिमेंट का मोलर रेशियो चाहिए, एलिमेंट का मोलर रेशियो चाहिए एज x/y/10। तो चलिए ये केवल एक तरह से देखा है तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। तो हम कह सकते हैं N/P2O5/K2O ये कितना हो जाएगा हमारा 30:10:10। ठीक है, अब मेरे को अगर ये पता है कि ये 30 ग्राम्स लिया, ये 10 ग्राम्स लिया और ये 10 ग्राम्स लिया, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे। ये क्या है हमारा मास रेशियो, ये हमारा है मास रेशियो। ठीक है, मास परसेंट के हिसाब से, और हम चाह रहे हैं अब मोल रेशियो। तो मोल रेशियो क्या आ जाएगा 30/14, 10 अपॉन ये कितना आएगा, P2O5 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, P इज 31, 31 into 2 62 और 16 5 से 80, 80 + 62 इज 142 और ये आ जाएगा K2O का 10/39 into 2 78, 78 + 16 94। ये आ गया मोलर रेशियो N/P2O5/K2O का। अब मुझे क्या चाहिए N/P/K। तो जितने मोल्स P2O5 के हैं उससे डबल द मोल्स हो जाएंगे P के। तो ये हो जाएगा 30/14 is to 10 into 2 by 142 is to 10 into 2 by 94। तो जितने P2O5 के मोल्स थे उससे डबल द मोल्स हो गए P के, जितने K2O के मोल्स थे उसके डबल द मोल्स हो गए K के। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये आ गया 15/7 is to ये आ जाएगा आपका 10/71, ये आ जाएगा आपका 10/47। अब इन्होंने बोला है x/y/1.0, मतलब लास्ट वाले को 1 मान के चलना है। तो इसको हमने अगर 1 माना तो ये आ जाएगा 10/71 इंटू 47/10। ठीक है, और ये आ जाएगा 15/7 इंटू 47/10। ये आ गया।
10 10 हमारा ये कट गया, 47/71। 47 का आधा कितना होगा? 47 का आधा हो जाएगा 23.5, और इसमें 23.5 और मैं जोड़ दूं तो 70.5, ये ऑलमोस्ट 2/3 आ गया। तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास आ जाएगा 0.66। और इसकी बात करें अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 94/14, 90, हाँ नहीं 94 नहीं है, 47 to 3, सॉरी, तो 7 3 21 to 141/14, ऑलमोस्ट 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10:0.66:1। ठीक है, क्या आ रहा है? जी हाँ, आंसर ए हमारा पूरा मैच हो रहा है, एंड आई एम श्योर दिस इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं आप, इन्होंने केवल ट्विस्ट किया है, पहले मास परसेंट लिया और उसमें एलिमेंट्स का मोल परसेंट पूछ लिया, बस यही पूछा है। अब कई बार क्या होता है, हम जल्दी में मास परसेंट नहीं लेते, इसको मोल परसेंट समझ जाते हैं। कई बार ये होता है हम इसका भी मास परसेंट निकाल लेते हैं, N/P/K का। मतलब तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फाइनली आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और मैं कैलकुलेशंस भी आपको करके दिखा रहा हूं। जेईई एडवांस में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं वो जनरली इजी कैलकुलेशंस होती हैं। यहां पे हमें कहीं से भी कोई ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आगे देखते हैं अब। अरे वाह, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई बार मैं दिखाता हूं आपको कितनी चीजें सिंपल भी पूछी जा सकती हैं जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में। एज्यूम दैट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 7। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का काफी ज्यादा प्रिवलेंस है। मतलब वो जानबूझ के ऐसा कोई डेटा देते हैं जो आपको एज्यूम करना है। मतलब वो कोई प्री नोशन वाला काम नहीं रखना चाहते, वो बात बात पे आपके प्री नोशन को ब्रेक करके आपसे कुछ नया करने के लिए पुश करेंगे। आप सबको पता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, पर वो जान के लेके दे रहे हैं एज्यूम दैट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 7, जस्ट टू ब्रेक दोस प्री नोशन। एडवांस यही चाहता है, कुछ नया फ्लेवर के संग आपसे क्वेश्चन कराएगा, हालांकि मुश्किल कुछ नहीं होगा। A sample of 11 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम। बड़ी सिंपल सी बात है, यूरेनियम क्या है 10 ग्राम्स, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये यूरेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड इज कंपेटेबल विद द डेटा। अब ये डेटा क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड इज UO एंड द एटॉमिक मास ऑफ U इज 70। देखिए नया नया आपको एटॉमिक मास अज्यूम करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं अगर ये इन दोनों का मास रेशियो है तो मोलर रेशियो क्या आ जाएगा, U/O का मोलर रेशियो। तो हम यहां पे क्या बात करेंगे, मोलर रेशियो के हर बार। तो मोलर रेशियो हमारा आ जाएगा यहां पे 10/70 = 1/7। 1 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास 7, 10 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास 70। बिल्कुल ये आ गया सीधे ही 1:1। तो ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा, यूरेनियम ऑक्साइड इज U3O8 एंड द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम इज 240। लेट अस सी, 10/240 = 1/7। ठीक है, क्या ये U3 3:8 का रेशियो देगा 1/24 = 1/7? नहीं, ये नहीं देगा, ये 7:24 का रेशियो देगा। ये आ जाएगा 7:24 है, तो ये नहीं आएगा। देखें इसको जरा, नहीं देगा ये U3O8 नहीं हो सकता, ये U7O24 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यूरेनियम ऑक्साइड इज UO2 एंड द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम इज 105। देख लेते हैं इसको भी, 10/105 = 1/7। ये कितना आ जाएगा, 5 2 5 2 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा 14:21। ठीक है, तो 2:3, बिल्कुल सही। तो 2:3 है, ये भी नहीं है सही हमारा, फिर 2:3 आएगा, U2O3 आएगा, पॉसिबल नहीं है। यूरेनियम ऑक्साइड इज U3O2 एंड द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम इज 1:105। अच्छा, इस बार ये कह रहे हैं U3O2, पर ये तो U2O3 आ रहा था ना हमारा, ये भी ठीक नहीं आ रहा। आंसर देखते हैं इसका क्या है।
जी हाँ, आंसर इसका ये है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर हो चाहे यहां पर हो, अगर ये U2O3 देते तो हमारा आंसर ठीक आता। तो हमने यहां पे ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारा ये ऑप्शन गलत कैसे है, और यहां पे मेरे पास आता U7O24, इसलिए ये गलत है। देख रहे हैं आप, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस एक नया फ्लेवर उन्होंने क्या जोड़ दिया, अपने मन से आपको बोल दिया भैया ये एटॉमिक मास मानिए तब बताइए, ये एटॉमिक मानिए तब बताइए। मतलब आपके पास कोई प्री नोशन नहीं होना चाहिए। जे एडवांस का क्वेश्चन एक्चुअली यही डिमांड करता है, यही कहते हैं एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अ सैंपल ऑफ SF5OF gaseous was contained in a glass vessel at 117 डिग्री सेंटीग्रेड एंड a pressure of 380 मिलीमीटर। अब क्या होगा, जैसे आपने देखा SF5OF गैसियस, मन में यही ख्याल आएगा, अरे भाई ये तो मैंने नहीं पढ़ा। मैं आपको सच बताऊं, ये मैंने भी नहीं पढ़ा। तो ये डेटा जब भी लेगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसी बातें करेगा जिस कंपाउंड्स के बारे में, जिस चीज के बारे में, वो आपको देख के घबराना नहीं है कि अरे ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, a quantity of N2F4 that was added brought the total pressure to 760 mm। तो सिंपल सी बात है, इसका प्रेशर था 380 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसके आने से टोटल ये हो गया। तो मैं तो एक बात तो समझ गया, SF5OF जो गैसियस है और जो N2F4 गैसियस है, इसका भी प्रेशर 380 mm और इसका भी प्रेशर 380 mm, तभी तो मेरा दोनों मिलाकर 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन दैट अकर्ड प्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक NF3NO-SiF4 बाय द रिएक्शन विद ग्लास, SF6 SO2F2 SOF4 SF5ONF2 एंड NO2। तो उन्होंने बोला रिएक्शन ने कई सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए, वही सब इंफॉर्मेशन दी। घबराना नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं बस पढ़ते जाइए, देखते जाइए हो क्या रहा है। कई बार चीजें तो केवल आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड दी जा रही हैं जिसका शायद क्वेश्चन में इतना यूज भी नहीं हो। द यील्ड ऑफ SF5ONF2 was 40 mole% with respect to the reactant SF5OF। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि SF5OF से हमें मिलने वाला है, अब उन्होंने रिएक्शन भी नहीं बताई, शायद हमें जरूरत भी ना हो, SF5ONF2, और यील्ड जो है ध्यान रहे 40% है। द यील्ड ऑफ SF5ONF2 was 40 mole% with respect to the reactant SF5OF. All of the SF5OF and N2F4 were consumed in the reaction. What was the mass of SF5ONF2 produced in grams if the volume of the vessel was 1.64 liters? तो आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे N2F4, हालांकि मुझे ये सब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है कि और भी सारी चीजें खूब बनी हैं। बस उन्होंने ये बताया जितने इसके मोल्स थे, जब ये सारा खर्च हो गया तो इसके 40% ही ये बन पाएगा। बेसिकली इसके जितने मोल्स थे उसका 40% इसके मोल्स होंगे। ठीक है, What was the mass of SF5ONF2 produced in grams if the volume of the vessel was 1.64 liters? तो सबसे पहले तो इसके मोल्स निकालेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मुझे क्या समझ में आया कि N2F4 इसका प्रेशर कोई खास मायने ही नहीं रखता, हमें डायरेक्ट इसका प्रेशर पता है जो कि कहना चाहिए 1/2 ATM है। वेसल का वॉल्यूम दे दिया 1.64 लीटर। आप ही बताइए, हमारे पास वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर भी है, इसके मोल्स हमें मिल जाएंगे और इसके मोल्स के 40% मोल्स इसके होंगे और इसका मास बताना है ना क्वेश्चन डायरेक्ट। अब होगा क्या, एडवांस में जब N2F4 आएगा, इसका प्रेशर आएगा, इतने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको लगेगा अरे सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, मुझसे नहीं हुआ। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट यही डिसाइड करता है कि आप कितना पेशेंटली इसको पढ़ के चले गए। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो केवल आपका वो एप्टीट्यूड टेस्ट कर रही है। आपने देखा ये क्वेश्चन मेरा आपके सामने लाने का बेसिक रीजन क्या है, केवल इसकी मुझे कंसेप्ट नहीं सिखाना, एक रीजन और है जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि मुझे आप लोगों को टॉपर बनाना है, जे एडवांस में टॉपर बनाना है।
तो ये एप्टीट्यूड डेवलपमेंट की एक्सरसाइज चल रही है आपकी। चलिए अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें किसके, NS5OF के, NS5OF के नंबर ऑफ मोल्स देखें तो क्या आ जाएगा, PV/RT। P कितना है देख लेते हैं, 0.5 ATM, V है 1.64 लीटर, R अब देखिए 1.64 लीटर अगर दिया है तो मैं आसानी से सोच सकता हूं 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर वाला ले लूं, और ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 117 10 9 390 केल्विन। ठीक है, ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आए उसके 40% मोल्स इसके होंगे, तो इसके 40% मोल्स भी लिख लेते हैं। इसके आ जाएंगे, आप चाहे तो यहां कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 टाइम्स आ गया, 20 आ गया, 20 इंटू 0.5 10 हो गया, और 10 और 90 ये भी कट गया, अरे वाह, ये आ गया 1/39। 1/39 मोल्स इसके कंज्यूम हुए, उसके 40% इसके बने, तो इसके मोल्स बने 1/39 इंटू 40/100। इसका मास पूछा है। अब SF5ONF2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। देखिए सल्फर क्या होता है 32 सॉरी, फ्लोरीन 5 + 2 7 19 इंटू 7, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14, 30 और 32 62 ये हो गया, 19 इंटू 7 133। तो ये आ गया हमारे पास 62 + 133 कितना आ जाएगा 195, ये आ जाएगा 195। ठीक है, यही आएगा है ना, तो ये आ जाएगा इंटू 195। इतना मुझे ग्राम्स में ये मिलेगा, इतना मास हमें मिलेगा। जी हाँ, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे कुछ जाएगा 9 5 45 4, ये तो सीधे 5 टाइम्स जा रहा है। देख रहे हैं आप, कैलकुलेशन हमेशा आसान रख के देते हैं लोग। 5 तो ये हो गया 2 ग्राम्स। बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन है जे एडवांस में आने के लिए। देखें इसका आंसर क्या आया, जी हाँ 2 ग्राम्स आया। तो देख रहे हैं आप, इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जस्ट टू टेस्ट योर एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। ये सारी चीजें बन रही हैं, ऐसे ऐसे नाम दे दिए सब, जो आप स्पीशीज के जो हमने कभी शायद बना के देखी ही नहीं, पर क्या हमें इस बात से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि जे एडवांस देना है तो पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। A quantity of 6 gram NaOH and 4.4 gram CO2 is allowed to react to form Na2CO3 और NaHCO3 और both। चलिए इस पे बात करते हैं। हमारे पास 6 ग्राम NaOH है, 4.4 ग्राम CO2 है, और इसको रिएक्ट करके हमें बताया Na2CO3 और NaHCO3 और both। तो एक एक करके इसका रिएक्शन अगर करेंगे, अगर NaOH ने 1 मोल CO2 से रिएक्शन करा तो ये बन जाएगा NaHCO3। बैलेंस्ड है इक्वेशन, जी हाँ बैलेंस्ड है। अब NaHCO3 फर्दर, और अगर CO2 बचती है, नहीं NaHCO3 फर्दर, और अगर NaOH बचता है, ऐसे कहना चाहिए इनफैक्ट, फर्दर और अगर NaOH बचता है तो आगे फर्दर रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा Na2CO3 प्लस H2। ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो पहले स्टेप में NaOH और CO2 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे, NaHCO3 बनाएंगे, और अगर NaOH मेरे पास फर्दर है तो मैं कहूंगा वो और आगे रिएक्शन बढ़ा देंगे।
इसकी अगर मैं बात करूं, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स पर मोल होता है, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। 6 ग्राम NaOH, 40 ग्राम्स इसका 1 मोल का मास है, तो ये हो जाएगा 0.15 मोल। तो अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं यहां पे 0.15 मोल और लिख सकता हूं 0.1 मोल। तो फाइनली लिमिटिंग रेंज ये हो जाएगा, ये 0.1 मोल बनेगा। ठीक है, ये 0.1 मोल बनेगा और ये 0.1 मोल खर्च हो गया, तो 0.05 मोल बचा रह गया। तो ये भी 0.05 मोल यहां पर यूज हो सकता है। फाइनली मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे लिख देता हूं 0.15 मोल हमने यहां देखा था और 0.1 मोल हमने। तो फाइनली मेरे पास ये रह जाएगा 0.05 मोल। अब NaOH सारा खर्च हो गया, ये भी बन जाएगा 0.05 मोल। ये पूरी मैंने पिक्चर बना ली अपनी। विच आर द फॉलोइंग, अब मैंने जो भी यहां पे दिया है उसकी डेटा की एनालिसिस कर ली। देखिए ऑप्शंस भी नहीं पढ़े अभी मैंने, डेटा की एनालिसिस जितना भी आपको देता जाए वो आप करते जाइए, जिससे कि प्रेशर आप फील नहीं करेंगे। Which of the following is correct statement regarding the reactions? पहला, NaOH is the limiting reagent if there is no any formation of NaHCO3. NaHCO3 में NaOH limiting reagent है? नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं कि केवल NaHCO3 बन रहा है तो NaOH limiting reagent नहीं। NaOH is the limiting reagent if there is no any formation of Na2CO3. हाँ, अगर Na2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें NaOH लिमिटिंग रिएजेंट जी हाँ है, कह सकते हैं। इक्वल मासेस ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 आर फॉर्म्ड इफ नन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट। नन ऑफ द रिएक्टेंट तो लेफ्ट हुए, क्या इक्वल मासेस बने? नहीं, इक्वल मोल्स बने, इक्वल मासेस नहीं बने। ठीक है, द टोटल मास, तो ये तो हमें लिखना चाहिए इक्वल मोल्स, और यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए था? CO2। अगर CO2 होता तो हम ये कह देते ये सही है हमारा। CO2 लिमिटिंग रिएजेंट है अगर फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3 हो रहा है, और NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है जब फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 हो रहा है। इक्वल मोल्स बन गए हमारे Na2CO3 NaHCO3 के, जो 0.05 मोल्स हैं। द टोटल मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विल बी 10.4 ग्राम्स आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन इन एनी पॉसिबल केस। और यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है 6 और 4.4, तो 10 ग्राम्स है, बिल्कुल ये भी ठीक है। 6 ग्राम NaOH, 4.4 ग्राम CO2 शुरू किया, टोटल मास तो इनका सम ही होगा 10.4 ग्राम्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। A and D कैसे? NaOH is the limiting reagent if there is, अच्छा if there is no formation, अच्छा no, any नहीं आना चाहिए, ठीक है, I got the point। कुछ इंग्लिश में यहाँ पे अपन को दिक्कत है। If there is no formation of NaHCO3, अच्छा अगर completely Na2CO3 बनता, अगर completely Na2CO3 बनता तो मेरा NaOH लिमिटिंग रेंज होता। हाँ, कंप्लीटली Na2CO3 बनता तो मेरा लिमिटिंग रेंज क्या हो जाता? यही हो जाता। इसे ऐसे ही कहना चाहिए, सॉरी, तो ये उल्टा हो गया फिर हमारा कुछ। यहां पे कहेंगे CO2 लिमिटिंग रेंज है इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। मुझे लगता है कुछ टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए कोई नहीं। NaOH is the limiting reagent if there is no formation of NaHCO3। NaHCO3 नहीं बन रहा, केवल ये बनना है हमें, तो हमारे लिए NaOH limiting reagent हो जाएगा। CO2 is the limiting reagent if there is no formation of Na2CO3। केवल अगर यही बनाना है तो CO2 ही हमारा लिमिटिंग reagent है, क्योंकि कुछ ना कुछ NaOH तो बचा रहेगा। मुझे लगता है any वर्ड शायद ये टाइपिंग एरर में आ गया, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एनीवेज, आई होप अब आपको समझ में आ गया। इज इट फाइन? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अब। A certain metal sulfide MSN, where N is a small integer, is widely used as a high temperature lubricant. The substance is prepared by reaction of the metal pentachloride with sodium sulfide. Heating the metal sulfide to 700 degrees centigrade in air gives the metal trioxide MO3 and sulfur dioxide SO2, which react with Fe3 plus ion under aqueous acidic conditions to give sulfate ion. Addition of aqueous BaCl2 then forms a precipitate of barium sulfate.
द केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड आर एज फॉलोज। अच्छा, तो जो इसने यहाँ बोला उसकी केमिकल रिएक्शन दे दी। फिर से देख रहे हैं कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिया जिससे आप थोड़ा सा घबरा जाओ। जेई एडवांस की एक्चुअली प्रवृत्ति यही है। फिर से इसको पढ़ के दिखाते हैं आपके लिए। अ सर्टेन मेटल सल्फाइड MSN where n is a small integer, इसने बताया नहीं हमें n की वैल्यू क्या है, कोई इंटीग्रल वैल्यू है, इज वाइडली यूज्ड एज अ हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट। ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट के हम यूज करते हैं। द सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल पेंटाक्लोराइड विथ सोडियम सल्फाइड। ये ठीक है, पहला वाला रिएक्शन उन्होंने हमें दे दिया कि MCl5 और Na2S की हेल्प से हमने MSN बनाया है। ओके, हीटिंग द मेटल सल्फाइड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर गिव्स द मेटल ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया, मेटल ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये इक्वेशन भी इसने हमें यहां से दे दी। ठीक है, विच रिएक्ट विद Fe3+ आयन अंडर एक्वस एसिडिक कंडीशंस टू गिव सल्फेट आयन। तो SO2 गैस Fe3+ की प्रेजेंस में सल्फेट आयन दे रहा है। ओके, एडिशन ऑफ एक्वस BaCl2 देन फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ठीक है, ये तो पता है, सल्फेट और Ba2+ मिलकर BSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देते हैं। द केमिकल रिएक्शंस कंसर्न्ड आर एज फॉलोज। ठीक है, हमें रिएक्शंस मिल गई। Assume that you begin with 4.55 ग्राम ऑफ MCl5, ठीक है, and that reaction 1 proceeds with 90% yield। तो ये पहला वाला रिएक्शन है, ये 90% yield वाला है। ओके, ठीक है। After oxidation of MSN produced oxidation of SO2 and precipitation of sulfate ions, 6.99 grams of barium sulfate is obtained। बेरियम सल्फेट का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें 137 तो बेरियम है और सल्फेट मुझे याद है 96 होता है, ये हो जाएगा 233 ग्राम्स पर मोल। 233 ग्राम्स पर मोल, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.03 मोल्स बेरियम सल्फेट आपका बन गया। जितना बेरियम सल्फेट बन गया वो कितना है? 0.03 मोल्स। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है अब इस पे बेस्ड। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन MSN सैंपल? देखिए, जो सल्फर यहाँ MSN में था वो सारे के साथ सल्फर डाइऑक्साइड में आया, जो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर था वो सारे के साथ सल्फेट में गया, और जो भी सल्फेट था वो सारा बेरियम सल्फेट में गया। तो सीधी सीधी बात है, जितने बेरियम सल्फेट के मोल्स होंगे उतने ही सल्फेट के मोल्स होंगे, जितने सल्फेट के मोल्स होंगे उतने सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे, और जितने सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे उतने ही सल्फर एटम के मोल्स होंगे MSN में। सल्फर थ्रू आउट मेरा कंजर्व्ड है। तो अगर कोई पूछे कितने मोल्स ऑफ सल्फर थे इन MSN, तो ये हो जाएगा इक्वल टू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। ये कितना है? 0.03, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में ही आपको कैलकुलेट करके बताया है। तो आंसर हो जाएगा इसका C। जी हाँ, C इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, क्वेश्चन इतना बना के दिया, बट डायरेक्टली क्या पूछ लिया? सिंपल सिंपल एटम का कंजर्वेशन हो गया सल्फर का, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, और आगे देखते हैं। Which of the following may be a permissible value of n? अच्छा, n की वैल्यू हमें बतानी है और इसमें से कोई हो सकती है। चलिए देखते हैं। अब इसने हमसे बोला कि 4.55 ग्राम MCl5 हमने यूज किया, तो इसका MCl5 के मोल्स कितने हो गए? इसने हमें एटॉमिक मास भी नहीं दिया है m का। ओके, एटॉमिक मास m का मान लेते हैं m है। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे मोल्स ऑफ MCl5 m। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, पहले सीधे ही मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर लेंगे हम। मास है 4.55 और मॉलिक्यूलर मास हो गया m प्लस 35.5 इंटू 5। 35.5 इंटू 5, 35.5 इंटू 2 इज 71, तो इंटू 4 इज 142। 142 प्लस 35.5, 177.5। हाँ, ये आ गया मोल्स ऑफ MCl5। ठीक है, और इससे मुझे बनाना है MSN, और ये आपको याद है 90% यील्ड दी थी इसने। ठीक है, जितने मोल्स MCl5 के होंगे
उसके 90% मोल्स MSN के होने चाहिए, ये मुझे फिक्स पता है। तो मोल्स ऑफ MSN क्या आ जाएगा, 4.55 अपॉन m प्लस 177.5 इंटू 0.9। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, MSN के मेरे पास मोल्स आ गए, तो n टाइम्स जो मोल्स आएंगे वही मेरे बेरियम सल्फेट के मोल्स आएंगे। तो ठीक है, इसको इंटू n कर देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं 4.55 अपॉन m प्लस 177.5 इंटू 0.9 इंटू n इज इक्वल टू 0.03। यही बेरियम सल्फेट के मोल्स आ जाएंगे। इस वैल्यूज को देखते हुए उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ए परमिशिबल वैल्यू ऑफ n। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की बातचीत करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा implies n अपॉन m प्लस 177.5 इज इक्वल टू 0.03 डिवाइड बाय 0.9 और 4.55। ये आ रहा है आपके पास। तो इसको अगर हम यहाँ से ले जाएं तो ये हमारे पास 90, ये आ जाएगा 30 आएगा। तो ये 45.5 इंटू 3, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, ये आ रहा है 1/136.5। ओके, अब मैं n की वैल्यू क्या रखूं? ओके, n की वैल्यू 1 तो रख नहीं सकता, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखती है तो m की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उन्होंने दिया भी नहीं। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा मेरा समथिंग इसका डबल माइनस 177.5। ओके, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसका 3 टाइम्स माइनस दिस। ओके, इसने और कुछ तो बोला नहीं है m की वैल्यू को, एटॉमिक मास ऑफ m को लेके। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये कुछ 400 टाइप हो जाएगा, और ये 200 समथिंग हो जाएगी इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, है ना। और 4 रखने पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 6 रखने पे तो मैं तो कहूँगा 2 भी परमिशेबल वैल्यू है। 2 अगर परमिशेबल वैल्यू सपोज मैंने मान ली, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कितना आ जाएगा? 273 माइनस 177.5। 4.5 माइनस, ठीक है, 95.5। n की वैल्यू 2 है तो एटॉमिक मास ऑफ m आ जाएगा 95.5। सोच सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, एक परमिशेबल वैल्यू तो ये हो ही जाएगी। पर हम ये कह सकते हैं परमिशेबल वैल्यू अगर कोई एक ही देनी है तो ये चलो पॉसिबिलिटी है, पर m की वैल्यू को बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो भी क्या हो सकता है, कुछ खास तो फर्क नहीं पड़ना इससे। 4.55 ग्राम MCl5 है, m की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे सल्फर का कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है,
एक परमिसेबल वैल्यू तो n इज इक्वल टू 2 देख सकते हैं, हाँ इन्होंने b दे रखा है, और अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू, एटॉमिक मास ऑफ m क्या हो जाएगा 95.5। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2 देन द एटॉमिक मास ऑफ मेटल m इज, हाँ 95.5, हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो अब इन्होंने क्या बोला 232.5, अच्छा ये सब तो होगा ही नहीं। 232.5 ऐसे किस केस में आता है, जब n की वैल्यू 3 होती है ना, मे बी ए परमिसेबल वैल्यू, मे बी ए परमिसेबल वैल्यू में तो अगर आप 3 भी ले सकते हैं अगर देखा जाए तो, है ना। अगर n की वैल्यू 3 ले लेते तो ये 273 और 136.5 और ऐड हो जाता है इसमें, तो ये 136.5 और ऐड होता तो ये 232 आ जाता इसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ m। हाँ 232 के आसपास तब होता है n की वैल्यू जब 3 होती है। मेरे ख्याल से ये भी पॉसिबल, ऐसे तो फिर कुछ भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वी कैन थिंक ओवर एनी पॉसिबल वैल्यूज, और 2 भी हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है, बस इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि इसने एटॉमिक मास ऑफ m को लेके तो कहीं कुछ शुरू से लेकर एंड तक बताया नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल टाइप का इसने डेटा दिया हुआ है, हम उसको लगा के देख रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग द ओवरऑल गुड आंसर्स टू इट, बस। और सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 2 से इन्होंने आंसर करवाया, बट स्टिल अगर वो चाहेंगे तो n की वैल्यू 3 भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई बार हिट एंड ट्रायल के डेटा से भी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर हमारा ये आ रहा है, जी हाँ ये आंसर ये आ रहा है, हमने भी कैलकुलेट किया ही था। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, कंसंट्रेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब कंसंट्रेशन के बारे में यहां कुछ इंफॉर्मेशन दी है और हमें मैच करनी है कॉलम 2 से। चलिए एक एक करके देखते हैं। 5 मोलल NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी 0.6 ग्राम पर लीटर मिलीलीटर, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। देखिए 5 मोलल NaOH सॉल्यूशन, इस अच्छा सब मोलरिटी के टर्म्स में चाहिए मैं आंसर्स, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया 5 मोल्स NaOH in 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। 5 मोल्स NaOH का मतलब 40 इंटू 5 200 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा मेरा 200 ग्राम्स, टोटल हो जाएगा मेरा 200 और 1000 मिला के 1200 ग्राम्स। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय डेंसिटी से आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास 1200 अपॉन 0.6 दैट इज 2000 ml implies 2 लीटर्स। तो 2 लीटर्स में मेरे पास 5 मोल्स ऑफ NaOH है। 2 लीटर सोल्यूशन में मेरे पास क्या है 5 मोल्स ऑफ NaOH है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना होगा 2.5 मोल्स ऑफ NaOH, 2.5 मोलर। तो बहुत सिंपल हो गया, ए का आंसर आ जाएगा R, ठीक है। समझ आ रही है बात, बहुत सिंपल था ये। और आगे देखते हैं, 250 ml of H2O2 solution provides 64 grams of O2। ओके इसको भी देख लेते हैं। H2O2 solution ये डिकम्पोजिशन करेगा तो 2H2O प्लस O2 गैस निकलेगी। अगर ये 64 ग्राम्स है मतलब ये हो गया 2 मोल्स, ये 4 मोल्स होगा, और कितने में है ये 250 ml में, यानी कि 0.25 लीटर्स में। 4 मोल्स इन 0.25 लीटर्स मतलब क्या हुआ 16 मोलर, बिल्कुल ये हो जाएगा P। 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है, कितने मोल्स होगा ये 0.1 मोल हो गए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, ओके 100 ml है, डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है, तो मतलब सीधी सीधी बात है इसका मास हो गया 150 ग्राम्स। लिख लेते हैं इसको, 150 ग्राम्स इसका मास हो गया। इज मिक्स्ड विद 400 ml ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी तो आपको पता है 1 ग्राम पर ml होती है, तो ये हो गया 400 ग्राम्स। फिर टोटल मास 150 और 400 550 ग्राम्स हो गया। डेंसिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है।
तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 550 अपॉन 1.5 और ये आ जाएगा ml में, ठीक है। मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, इनिशियली मोल्स कितने लिए थे हमने H2SO4 के 0.1, देखिए 1 मोलर 100 ml यानी 0.1 मोल्स लिए थे और वॉल्यूम हमारे पास इतना है, या फिर हम कह सकते हैं 100 मिली मोल्स लिए थे। तो मोलरिटी हमारे पास इसकी कितनी आ जाएगी, मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी इसकी, मैं यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मोलरिटी आ जाएगी मेरे पास 100 मिली मोल्स अपॉन 550 अपॉन 1.5 मिलीलीटर, मिली मोल्स अपॉन मिलीलीटर मोलरिटी दे देगा। अब तो केवल कैलकुलेशन ही रह गया ना हमारा पार्ट। 5 3 15 और एक 0 कट गया, ये 11, 3/11 आ रहा है। जी हाँ, 3/11 ही आ रहा है, ठीक है। तो 3/11 से नहीं 1.5 नहीं 1.25, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ मेरे से गलती हो गई, ये 1.25 दी है डेंसिटी, डेटा भी ध्यान से करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो 100 पूरा ही कैंसिल और ये 125। अब 5 से ये 25 आया और 5 से 110 आया, 5 से ये फिर 5 आया, ये 22 है, 5/22 आ गया ये। 5/22 मोलर आएगा तो 0.227 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सी का आंसर हो जाएगा हमारा एस। देख रहे हैं आप, सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन से हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बातचीत की और डायरेक्टली सारी की सारी कंसंट्रेशन हम मोलरिटी के टर्म्स में ला रहे हैं। 100 ml of 6 molar NaCl solution is mixed with 100 ml of 17% weight by weight AgNO3 solution where density is 8 gram per ml. Molarity of Ag plus ions in the resulting solution is. अब देखिए आप, AgNO3 solution जो मुझे दिया है, हम लोग एक बड़ा अच्छा सा इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोलरिटी क्या होती है हमारी, मोलरिटी होती है हमारी 10xd अपॉन m0 विच इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास, Ag is 108 and NO3 is 62, 108 और 62 170, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10x कितना दिया है 17%, d कितना दिया है 8 ग्राम पर ml और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था 170, ये सब कट गया, ये हो गई 8 मोलर। 8 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन है, 100 ml है, तो 800 मिलीमोल्स हो गए Ag प्लस के, ठीक है। तो 800 मिलीमोल्स Ag प्लस, और यहां पे हम क्या कह सकते हैं 600 मिलीमोल्स Cl माइनस, क्योंकि यही आपस में अब रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाने वाले हैं। तो फाइनली Ag प्लस बचा रह जाएगा 200 मिलीमोल्स, Cl माइनस सारा कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Cl माइनस। तो टोटल 200 ml में 200 मिलीमोल्स Ag प्लस बचा, ठीक है। तो फाइनल मोलरिटी अगर हमें चाहिए ऑफ Ag प्लस, ये क्या आ जाएगी 200 मिलीमोल्स अपॉन 200 मिलीलीटर 1 मोलर। तो 1 मोलर इसकी मोलरिटी आ गई, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा Q। तो आंसर आ गए RPSQ, ABCD के सीक्वेंस में RPSQ, RPSQ बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देख रहे हैं आप, कंसंट्रेशन टर्म्स को भी हम सिंपल डेफिनेशन से फाइनल आंसर तक पहुंचा पा रहे हैं। यहां पर बात बात पे आपको ये देखना पड़ेगा कि हम बेसिक्स से चल रहे हैं। जेई एडवांस कभी भी ज्यादा फॉर्मूले डिमांड नहीं करता। हाँ, एक फॉर्मूला जरूर है जो आपके हमेशा काम आएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 into x, x is percentage mass by mass into d, डेंसिटी इन ग्राम पर ml अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी मोलरिटी क्या है, ठीक है। और आगे देखते हैं अब,
ये और एक क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सच एज CCl3F। पता नहीं क्यों मैंने देखा यार जेई वालों को ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक ओजोन होल अभी तक उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। NCCl2F2 हैव बीन लिंक्ड टू ओजोन डिप्लीशन इन एंटार्क्टिका। ये देखिए आप, as of 2004 these gases were found in 275 and 605 parts per trillion by volume। जब ये by volume आता है मतलब क्या हुआ, 275 volumes in 10 to power 12 volumes। ठीक है। What are the concentrations of these gases under conditions typical of Antarctica stratosphere? जब इनके पास क्या टेम्परेचर है 200 केल्विन और प्रेशर है 0.08 atm। प्रेशर ये है आर, ये और आर और प्रेशर की वैल्यू सेम दे रखी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट आर द कंसंट्रेशन अंडर कंडीशंस टिपिकल ऑफ दिस। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब हमें मोल्स निकालना है और वॉल्यूम की बात करनी है। ओके, अगर मैं 1 लीटर ले लूं टोटल वॉल्यूम तो उसमें इनका कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। तो एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए अब आप CCl3F, मैंने क्या लिया 1 लीटर सैंपल। 1 लीटर सैंपल अगर मैंने लिया है तो CCl3F कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275 इंटू 10⁻12 लीटर्स। 1 लीटर में 275 इंटू 10⁻12 लीटर्स होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं दूसरी वाले की CCl2F2 की, ये आ जाएगा 605 इंटू 10⁻12 लीटर्स। ठीक है, ये है इसका मतलब 1 लीटर सैंपल में CCl3F का 275 इन 10⁻12 लीटर्स और CCl2F2 का 605 इन 10⁻12 लीटर। ठीक है, अब इनकी कंसंट्रेशन मतलब मुझे इनके मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालते ही पर लीटर तो सैंपल है ही मेरा, तो मोल्स अगर निकालने हैं तो मोल्स अगर हमें निकालने हैं CCl3F, ये आ जाएगा PV/RT। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08। V क्या है 275, सॉरी ये आ गया इंटू 10⁻12, R 0.08 इंटू T डेट इज 200। बस इतनी सी कहानी है। 0.08 तो कटेगा, ये 10⁻12 का 10⁻14 चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 137.5 इन 10⁻14 या 1.375 इंटू 10⁻12 मोल्स पर लीटर, ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले की CCl2F2। इसके मोल्स कितने आएंगे, इसके भी आएंगे PV/RT, प्रेशर 0.08 इंटू 605 इंटू 10⁻12 अपॉन 0.08 इंटू 200। R और P तो कैंसिल हो गए, फिर से वही 3.025 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो यहां जो मेरा आंसर मैच कर रहा है वो डायरेक्टली ये ऑप्शन से मैच कर रहा है। लेट मी सी व्हाट, यस द आंसर इज ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इन सारे डेटा को लेके हमें साथ चलना है। अब तो आप मानते हैं ना IIT मींस इजी। जी हाँ, जेईई एडवांस आपको अच्छे आसान क्वेश्चन ही देगा। आपको क्या करना है, अपना कूल मेंटेन करना है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ये सारे डेटा देख के ही घबरा जाते हैं, उनको ये छोटी कैलकुलेशन करने में भी घबराहट हो जाती है। और आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कहीं भी डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन कभी डिफिकल्ट नहीं आती एडवांस पेपर में, ये मेरा दावा है। बहुत ही रेयर केस होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हर बार क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा दिखाई जा रही है। मतलब यही है कि आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मुझे क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी ये समझना ही नहीं है कि हमारा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। क्वेश्चन की लेंथ से कोई भी हम डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते। इज इट फाइन? देखते हैं
In one process of waterproofing, a fiber is exposed to CH3 twice SiCl2 vapor. The vapor reacts with hydroxyl groups on the surface of the fabric or with traces of water to form the waterproofing film CH3 twice SiON by the following reaction. देख रहे हैं, कोई एक नई इंफॉर्मेशन फिर लेकर आया है. आपको कभी ये चिंता ही नहीं करनी कि ये इंफॉर्मेशन मैंने आज तक सिलेबस में नहीं पढ़ी. क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन कभी भी हमेशा ये सोच के आपको परेशान नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये पहले से नहीं पढ़ा. मैं आपको बता रहा हूं, जेईई एडवांस का एप्टीट्यूड यही कहता है कि भाई मुझे क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन से परेशान नहीं होना. कई बार तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन केवल वैसी दे दी जाती है, रिडंडेंट हो जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग में भी. हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था आज, है ना. इन वन प्रोसेस ऑफ वाटरप्रूफिंग, वाटरप्रूफिंग की एक प्रोसेस की बात की जा रही है. एक फाइबर है विच इज एक्सपोज टू CH3 twice SiCl2 वेपर्स. कोई फाइबर था, उसके सामने वेपर्स डाल दिए. द वेपर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक. जो भी फैब्रिक में थोड़ा बहुत भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे, ट्रेसेस में ही थे, कुछ वाटर था, टू फॉर्म वाटरप्रूफिंग फिल्म दिस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. तो उस फैब्रिक के ऊपर एक वाटरप्रूफिंग की फिल्म बन गई. ये बता रहे हैं इस रिएक्शन से. Here n stands for a large integer. जितने भी मोल्स हमने लिए उस हिसाब से बहुत बड़ा ये पॉलीमर बन गया. The waterproofing film is deposited on the fabric layer upon layer. अच्छा, लेयर के ऊपर लेयर waterproofing film बन गई. Each layer is 3.7 angstrom thick. The thickness of CH3 twice SiO group. तो ये जो भी CH3 twice SiO group की thickness है वो 3.7 angstrom वाली है. How much CH3 twice SiCl2 in gram? ये वाली चीज कितनी ग्राम चाहिए, इज नीडेड टू वाटर प्रूफिंग वन साइड ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक का वन साइड की वाटर प्रूफिंग करनी है बाय 5 मीटर बाय 4 मीटर. अच्छा, 5 मीटर बाय 4 मीटर का उसने हमें फैब्रिक का टुकड़ा दे दिया है विद अ फिल्म ऑफ 200 लेयर थिक. देखिए, उसने हमें कोई फैब्रिक का कोई पीस दिया है 5 मीटर बाय 4 मीटर का, उस पे हमें 200 लेयर की थिकनेस की वाटरप्रूफिंग करनी है, जो ईच लेयर की थिकनेस है 3.7 एंगस्ट्रॉम. द डेंसिटी ऑफ द फिल्म इज दिस. तो हमें तो मास भी मिल जाएगा. देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटरप्रूफिंग लेयर मिल गई 5 × 4 × 3.7 एंगस्ट्रॉम × 200. ये टोटल तो वॉल्यूम हमने वाटरप्रूफिंग की लेयर चढ़ा दी जो कि इसकी थी. ठीक है, उसकी डेंसिटी भी दे दी उन्होंने, मतलब हमें सीधी सीधी बात है उसका मास भी मिल गया. तो मेरे पास इस वाटरप्रूफिंग वाले का मास आ गया. तो बहुत सिंपल है. और वाटरप्रूफिंग वाले का मास आ गया तो इसका भी मास ला सकते हैं. ये तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा मुझे. चलिए, मास ऑफ वाटरप्रूफिंग फिल्म, वाटरप्रूफिंग, मास ऑफ वाटरप्रूफिंग फिल्म. मास ऑफ वाटरप्रूफिंग फिल्म की बात हो रही है और ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे अब हम, ये आ जाएगा. अब देखिए, डेंसिटी दी है इसने ग्राम पर ml में, तो हम लोग वॉल्यूम भी सीसी में ही निकालेंगे, बेस्ट तरीका. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 4 × 10⁻² सेंटीमीटर. ये दोनों हमने सेंटीमीटर में ले लिए. इस एंगस्ट्रॉम को भी सेंटीमीटर में लूंगा. इंटू 3.7 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर इंटू 200 लेयर्स. ये सब आ गया मेरा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब. और डेंसिटी दी है हमारे पास 150/129 ग्राम पर ml. तो ये सारा के सारा मिला के मेरे पास कुछ ग्राम्स हो गया एक तरह से देखा जाए. किसका, इसकी 200 लेयर्स थिकनेस का. ओके, ये जो मास है इससे क्या मुझे ये वाला मास मिल जाएगा, देखते हैं. अगर मैं इसका टोटल n मोल्स का मास निकालूं, कितना आ जाएगा, CH3 मीन्स 15, 15 टू द 30, 30 और सिलिकॉन का 28 यानी 58, 58 और 71, 129. तो ये हो जाएगा 129 n ग्राम्स. और ये कितना होगा, फिर से देखते हैं इसको. अब CH3 मीन्स 15, 15 × 2 30, 30 प्लस SI 28, 58, 58 और O मतलब 16 है. हाँ, इतना ही है.
58 और 16, 58 ठीक है, और 16 74, ये आ जाएगा 74n, ठीक है। 74n ग्राम्स मुझे मिलेगा अगर मैंने इतना ग्राम 129n ग्राम्स यूज किया है, पर हमें मिला कितना है ये, ओके, और हमें कितना यूज करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो बहुत सिंपल है, मास ऑफ CH3 होल ट्वाइस SiCl2 यूज या नीडेड इन ग्राम्स, जो भी वहां मास था, इसका ऐसा करते हैं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 to power 2, 10 to power 2, और ये 10 to power 2 ये भी हो गया एक तरीके से, 2 + 2 + 2 6, और एक ही आ गया 7 ही आ गया, और 5 4 20 है, ठीक है। तो इसको भी मैं 2 लिख लूं, तो ये हो गया 8, और 10 to power -8, ये सब कट गया, बहुत बढ़िया। 15 × 2 30, 3.7 × 30 अपॉन 129, ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.7 × 30 अपॉन 129। फाइनली मुझे मास किसका निकालना है, इसका, तो इंटू हो जाएगा 129n अपॉन 74n। ये है मेरा मास इन ग्राम्स। कोई बात नहीं, n कट गया। 30 के लिए मैंने इसको यहाँ से भगाया और ये 0 कट गया। 37 और 74 का ये 2 आ गया, 129 पूरा ही कट गया। अरे वाह, ये तो सारे कट खत्म। अब ये रह गया 3 और रह गया 2, और तो कुछ है नहीं ऑप्शन। तो इसने क्या पूछा है, हाउ मच दिस इन ग्राम इज नीडेड। 37 ये है, 2 भी तो है यहाँ पे, है ना? नहीं, अच्छा 2 तो हमने यूज कर लिया, 15 टू 30 ले लिया था ना। हाँ, एक 2 यहाँ पर भी है, एक शायद 2 हमने मिस किया, ठीक है। 2 × 3.7 × 2 × 15 × 2 30, ये हो गया, और एक 2 और है, सॉरी यहाँ पे एक 2 और है, तो ये भी 2 कट गया। फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये 3 ग्राम। मतलब कोई भी कैलकुलेशन की मुश्किल भी नहीं है, आंसर इज 3 ग्राम्स। कैलकुलेशन की कोई भी मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। देखने को देखा जाए तो पता नहीं यार ये कहीं से कौन सी नई चीज दे दी, केमिस्ट्री में तो हमें पता भी नहीं थी। केमिस्ट्री में कुछ खास है ही नहीं यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री लगानी आनी चाहिए, और यूनिटरी मेथड, और कुछ है ही नहीं। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो मास होता ही है, सबको पता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, पर ये देख के बच्चे डर के मारे ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यही डर है जो अगर आप हमारी इस तेजस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपके मन से निकल जाएगा। मैं आपको बता तो रहा हूं बार बार, हमारा इस तेजस सीरीज को लाने का मोटिव केवल प्रोफिशिएंसी ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है। नो डाउट आप तेजस सीरीज को फॉलो करके प्रोफिशिएंसी तो हासिल कर लेंगे, पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या? एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड। एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वाकई में इस सीरीज से बढ़िया कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा। और आपको तो पता है, एलन जब आ गया है यूट्यूब पे, एलन जब आ गया है ऑनलाइन आपको कुछ फायदा देने, तो उससे अच्छा तो आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप अब आप समझ रहे हैं ग्रेविटी इस तेजस सीरीज की। यही चीजें ही तो आपको दिखानी है, यही पढ़ा के, इसी तरीके से एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप करा के ही एलन टॉपर्स क्रिएट करता है। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो तेजस सीरीज को फॉलो करते जाइए। एक और क्वेश्चन आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कैन बी प्यूरिफाइड by dissolving it in hot water that is 60 degrees centigrade.
ठीक है। फिल्टरिंग टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, कूलिंग टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रेसिपिटेट सॉलिड NaHCO3, ठीक है, ओके, एंड देन फिल्टरिंग टू रिमूव द सॉलिड लीविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन सॉल्यूशन। ओके, देखिए पहले मेरे पास था सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको मैंने हॉट वाटर में डिसॉल्व किया और जो फिल्टर करके इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो गई, ठीक है। फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड में जब डिसॉल्व किया था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाए तो कुछ प्रेसिपिटेट हो गया सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फिर फिल्टर किया तो सॉलिड अलग हो गया और जो सॉल्यूशन में रह गई लीविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, तो कुछ ऐसी भी इम्प्योरिटीज थी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद प्रेसिपिटेट आउट नहीं किए, वो उसमें चली गई। ओके, तो एक बात बढ़िया लगी मुझे यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट को प्यूरिफाई करने का हमने क्या तरीका निकाला, पहले तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में डिसॉल्व कर लो तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग, फिर डिसॉल्व करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला के सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रेसिपिटेट आउट करो तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी अलग। वाओ, बढ़िया का तरीका है। एनी सोडियम बाइकार्बोनेट दैट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन इज नॉट रिकवर्ड। अच्छा, कुछ जो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाया होगा सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो तो चला गया किस्म के साथ, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के साथ, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3 इन हॉट वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज 164 ग्राम्स पर लीटर एंड इज 69 ग्राम्स पर लीटर इन कोल्ड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देख रहे हैं आप, 164 ग्राम्स पर लीटर हमने रिजॉल्व किया और 69 ग्राम्स पर लीटर उसमें छूट गया। तो अगर हम चाहें तो साफ साफ कह सकते हैं 95 ग्राम तो हम 1 लीटर सोल्यूशन के हिसाब से रिकवर कर पा रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। What is the percentage yield of NaHCO3 when it is purified by this method? ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। 165 ग्राम्स डाला, 95 ग्राम्स हम ले पा रहे हैं, तो बहुत सिंपल लग रहा है। क्या सच में इतना आसान है? 95 हम ले पा रहे हैं 164 में से, ये इसकी परसेंटेज यील्ड होनी चाहिए। तो ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आ जाता है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। 57.93 एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए। तो फिर सीधे ही लेके आते हैं 95 है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा और कुछ खास इसमें ऐसा बचा है। अच्छा, अपन चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 25 यहाँ ले लें और यहाँ पे 441 यहाँ आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज द बेस्ट वे टू डू। कैलकुलेशन ही रह गई वो थोड़ी सी। 95 वैसे भी मैं अगर सोचूं तो ये 41 के डबल से ज़्यादा है। अगर मैं इसको ये ठीक है, एक काम करते हैं 95 डिवाइड बाई 41 ही करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे आएगी इसकी, ठीक है। फोर्टी वन टू ज़ा 82, 3 1 130 आया, इंटू 3 चला जाएगा, हाँ 3 चला जाएगा, 3 1 3 4 3 12 और ये 2.31 के आसपास आ गया, ठीक है, इंटू 25। 2.31 इंटू 25 करना है तो इसको डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो बहुत सिंपल हो गया, 0.45 ठीक है। 31 का मतलब 4 7 28, ठीक है। 4 7 30 फिर आ गया, वही 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो चॉइस इज वेरी इजी ओवर हियर, आंसर शुड बी दिस वन। ओ माय गॉड, दिस इज सो सिंपल। मतलब अगर आप पेशेंटली क्वेश्चन को रीड कर गए तो मेरे को लगता है छोटी सी कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं बचता। दैट्स ग्रेट, बढ़िया, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जे एडवांस में। देखिए
आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे इजी क्वेश्चंस पे मार्क्स पूरे लेने हैं। वैसे देखा जाए तो अभी तक क्वेश्चन मुझे कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगा, बस एक एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड है जो हर क्वेश्चन को आसान बना सकता है। ये और देखते हैं, द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड टाइटेनियम मोनोऑक्साइड हैज अ कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन फ्रॉम Ti 0.75O टू Ti 0.69। ओके, अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं Ti 3/4O या TiO 1.33। ओके, तो TiO 1.33 से TiO 0.69 ऐसा लिख सकते हैं, ये या ये। ऑब्वियसली यहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, यहां पे ऑक्सीजन सबसे कम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। Ti का एटॉमिक मास 48 दे दिया है। द मैक्सिमम परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन द कंपाउंड इज 30.8, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज बाय मास तो इस वाले से ही पता लगेगी, ठीक है। देख लेते हैं, टोटल मास कितना आ रहा है 48, अगर मैं ये ले लूं तो 48 इंटू 3/4, ऐसे इसको ले लेते हैं, चलिए 48 इंटू 3/4 प्लस 16, इसमें ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 100, तो परसेंटेज बाय मास व्हेन ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, तो ये कितना आ गया 36 प्लस 16 52, 16/52 इंटू 100, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएगा, तो 16 इंटू 2 से थोड़ा सा कम 30.8, बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। द मिनिमम परसेंटेज बाय मास ऑफ टाइटेनियम इन द कंपाउंड, माइनस करके ही आ जाएगा, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज मैक्सिमम है तो टाइटेनियम की परसेंटेज मिनिमम, बिल्कुल ठीक है। द मिनिमम परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड इज 18.7। अब यहां पे देख लेते हैं क्या हालत है इसकी, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीजन यहां है, तो 48 प्लस 16 इंटू 0.69, 16 इंटू 0.69 इंटू 100, ये परसेंटेज आएगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी करेंगे तो फंस जाएंगे। 0.69 से थोड़ी सी रियायत मांगते हैं, भैया 0.7 मन के मान जा, वो मान गया, तो 16 इंटू 0.7 तो 11.2, हाँ, तो ये आ जाएगा 11.2 अपॉन 48 प्लस 11.2 इंटू 100। इसको और थोड़ा सा लिख लें तो क्या आ जाएगा 49.2 59.2, तो ये आ जाएगा 11.2 अपॉन 59.2 इंटू 100, ये आ गया, ठीक है, नॉट बैड। तो ये 2 से कटा, 4 से भी जाएगा क्या, हाँ 4 से भी जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, और भी जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, ठीक है, 700/37, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये कितना कैसे जाएगा, 37 का 1 से जाएगा, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा हमें, मेरे ख्याल से ठीक सही लग रहा है 18.7, एक बार ढंग से देख ही लेते हैं, कभी कभी छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक से भी ना गड़बड़ हो जाती है। मेरे ख्याल से तो सारी कैलकुलेशन ठीक चल रही है ना, 33 अच्छा है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं अब, 8 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 5 8 3 ज़ा 24 और 5 29, 9 3 ज़ा 27 और 9 7 ज़ा 60, नहीं
जस्ट मिस कर रहा है 9 को, 18 से तो चला, 8 से तो चला जाएगा। तो 7 8 56, 5 8 3 24 और 5 29। अब हम कह सकते हैं 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो 0.7 यहाँ दिखा रहा है और हमारा थोड़ा सा शायद ज़्यादा आ रहा है। इसका रीज़न ही यही है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा शायद अप्रॉक्सीमेशन लिया था। आई विल गो बाय दिस, ठीक है। द मिनिमम परसेंटेज बाय मास ऑफ टाइटेनियम इन द कंपाउंड इज, ओहो ये मिनिमम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हो जाएगा फिर। तो एक्चुअली ए बी सी तो सही हो गया, डी मेरे ख्याल से गलत है क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम है। देखते हैं, जी हाँ ए बी सी ठीक आंसर है। इज दैट फाइन? समझ आ गया आपको? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसने नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड से हमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम या मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम की बात की है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इस पे हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए। A bottle of oleum is labeled as 109%. Which of the following statement is a correct for this oleum sample? ठीक है, ओलियम सैंपल है जिसकी लेबलिंग है 109%। देखिए ओलियम की लेबलिंग 109%, 109% ओलियम, इसका मतलब क्या है आपका? मतलब 100 ग्राम ओलियम सैंपल, 100 ग्राम ओलियम सैंपल पे जब वाटर मिलाएंगे तो मुझे मिलेगा 109 ग्राम H2SO4। तो एक बात तो समझ में आ गई कि वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, 9 ग्राम्स। ओके, तो ये ओलियम है, एक्चुअली है क्या ये? इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, ओलियम कुछ खास नई चीज नहीं है। बेसिकली ओलियम तो SO3 और H2SO4 का ही मिक्सचर है। ओके, और वाटर अगर हमने ले लिया 9 ग्राम्स यानी हाफ मोल, तो SO3 भी मेरे पास हाफ मोल ही होनी चाहिए। ठीक है, वाटर हाफ मोल है 9 ग्राम के चलते, तो ये भी हाफ मोल होगा, तभी तो ये मिलकर H2SO4 बनाएगा। और यहाँ से अगर H2SO4 बन गया और यहाँ से तो डायरेक्ट H2SO4 है, तभी टोटल H2SO4 109 ग्राम्स मिल जाएगा। ओके, तो SO3 0.5 मोल है, यानी कि SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 80, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम्स। तो सीधी सीधी बात है, 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 40 ग्राम अनकंबाइंड फ्री SO3 है और 60 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, इट कंटेन्स 40% ऑफ फ्री SO3 बाय मास। बिल्कुल सही है आंसर ये तो अभी हमने लिख ही लिया। 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्स 22.25 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH। ओके, ये दिया है इसने हमें मोल्स या मिली मोल्स, तो मिली मोल्स इसके कितने आ जाएंगे? 11.125 मोल्स या मिली मोल्स NaOH। ठीक है, तो इससे भी आधे मोल्स चाहिए मुझे H2SO4 के। हमें 100 ग्राम से 109 ग्राम H2SO4 मिलता है, तो हमें 1 ग्राम से 1.09 ग्राम H2SO4 मिलेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल, जो भी पानी यूज होगा इस सॉल्यूशन से यूज हो जाएगा NaOH के सैंपल, NaOH के सॉल्यूशन से, और ये 1.09 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1.09 ग्राम H2SO4 के मोल्स हो जाएंगे डिवाइड बाय 98 करके, तो आएगा तो फिर भी वही, 98 करेंगे तो 11 बचेगा, फिर 1 आएगा, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही मोल्स आएंगे। और इतने ही मोल्स NaOH के हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। देखिए इसके मोल्स आ जाएंगे 1.09 अपॉन 98 मोल्स, यानी कि 11 मिलीमोल्स के आसपास ही आ रहे हैं। 11 मिलीमोल्स ही H2SO4 है, 11 मिलीमोल्स ही NaOH है, ये तो पॉसिबल नहीं है। NaOH से आधे मोल्स चाहिए। तो बेसिकली ये देखा जाए
तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। इसका या तो मोलरिटी 0.25 होती या वॉल्यूम भी आधा होता या कोई एक चीज तो हमें ऐसा डेटा मिलता तो ये काम चलता। तो हमारा ये गड़बड़ है ये मामला, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही नहीं है। 0.5 ग्राम ऑफ दिस सैंपल अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्स 11.12 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल BOH होल ट्वाइस। ओके, देखिए नॉर्मेलिटी दे रखी है इसने, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 11.12 मिली इक्विवेलेंट्स इसके पास हैं बेस के। एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालने 0.5 ग्राम में, 0.5 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 इंटू 1.09 अपॉन 1 ग्राम H2SO4, ठीक है। और मुझे इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकालने तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.09 अपॉन 98 तो हो जाएंगे इसके मोल्स, इंटू 1000 हो जाएंगे मिली मोल्स, इंटू 2 हो जाएंगे इसके मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि एन फैक्टर H2SO4 का 2 है। ये आ गए मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स ये आ गए तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया और इससे मैं करूंगा तो वही, देखिए फिर आ जाएगा 11.12 मिली इक्विवेलेंट्स, पक्का आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है फिर मेरा। दैट्स ग्रेट, बढ़िया। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। यहाँ पे मेरा 11.12 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आ गया, इतना ही मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस था। डी ऑप्शन देखते हैं। व्हेन 500 ग्राम वाटर इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ दिस सैंपल, ठीक है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम्स इतना मोलल इन H2SO4। बहुत बढ़िया। देखिए 100 ग्राम सैंपल है, ठीक है, उसमें से 500 ग्राम हमने वाटर डाला। 500 ग्राम वाटर में से मैं आपको साफ बात बता दूं 9 ग्राम तो यही खा जाएगा और 109 ग्राम H2SO4 बन जाएगा। और सॉल्वेंट कितना बचेगा? 491 ग्राम्स वाटर। 491 ग्राम्स वाटर में 109 ग्राम्स H2SO4 है, ठीक है। तो 1000 ग्राम्स में कितना होगा, वो उसके मोल्स चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके मोल्स भी पहले निकाल लेते हैं। 109/98 मोल्स इन 491 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में कितने आ जाएंगे? 109/98 इंटू 491/1000, नहीं सॉरी 1000/491। इतने मोल्स थे 491 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में 1000/491 ये आएगा। तो ये तो हमारे वाले से मैच कर रहा है 109/49। नहीं 2 का फैक्टर भी शायद देखा गड़बड़, नहीं देख लेते हैं। ओके, हम चाहे तो इसको मोटा मोटा 100 × 49 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 100 × 49 लिखते हैं अगर, नहीं 100 × 490 लिख सकते हैं। तो ये तो क्लोज टू आ गया ना। हम चाहे तो इसको 100 × 490 लिख लें। अरे वाह, कैलकुलेशन हो गई हमारी। 109/49 मोलल ही आया है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन ACD ठीक आ रहा है क्या? ए ऑप्शन सही आया, सी नहीं आया। फिर से देख लेते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ दिस सैंपल, ठीक है, इतना उससे मिल जाएगा हमें H2SO4, ठीक है। इसके इतने मोल्स हो गए, इतने मिली मोल्स हो गए, इंटू 2 करके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, ठीक है। आएगा तो यही ऐसी कुछ, ये तो आंसर सही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी ओ माय गॉड ये 1.112 मिली इक्विवेलेंट्स आ रहा है।
सॉरी, ये मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया शायद, ये थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन की गड़बड़ी कर दी मैंने। 1.112 मिली इक्विवेलेंस है और ये मेरे पास 11.12 मिली इक्विवेलेंस। ओ माय गॉड, 10 का फैक्टर हो गया, माय फॉल्ट, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आ रहा है 1090/98, तो 11.12 आ रहा है। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, इसका भी देख लेते हैं कहीं इसमें भी गड़बड़ी हो। When 500 ग्राम वाटर is added to 100 ग्राम of this sample, 100 ग्राम ऑफ दिस सैंपल का मतलब 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। ठीक है, 500 ग्राम में से 9 ग्राम ये खा जाएगा तो 491 ग्राम वाटर बनेगा। 109 ग्राम H2SO4 का मतलब 109/98 मोल्स H2SO4 इन 491 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, 491 में 109/98 मोल्स। आई होप दिस इज ओके। ठीक है, और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जाएगा 109/90 इंटू 1000/491 और 491 100 इंटू 490 लिख लिया। यार ये तो बिल्कुल सही ऐसे ही आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन के साथ। मेरे ख्याल से इसका आंसर डी भी करेक्ट होगा। ठीक है, बट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो शायद ठीक ही है, फिर से मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैंने पॉइंट की दिक्कत की थी। 100 ग्राम सैंपल, ठीक है, 109 ग्राम H2SO4 लेगा, 9 इससे 9 ले जाएगा इससे, बिल्कुल ठीक बात है, तो 491 ही बचेगा इसका, बिल्कुल ठीक है। 491 ग्राम तो सॉल्वेंट रह गया, बाकी H2SO4 बनाने में कंज्यूम हो गया। 491 ग्राम वाटर है और 109 ग्राम H2SO4, 109/98 मोल्स H2SO4, तो 1000 ग्राम में 1000/491, तो 98 इंटू 491 या फिर 100 इंटू 490 कर दो, मोटा मोटा तो ये तो सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी इस क्वेश्चन को देखा किस तरीके से एक ही क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके निकलवा ली। ये भी एक्चुअली एक तरीके का एडवांस का फ्लेवर है। एडवांस में कई बार कुछ डेटा देके अलग अलग ऑप्शंस में भी कई सारी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करा लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में कई बार कई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये सारी की सारी कवायद जो हम आपके संग कर रहे हैं, ये केवल ऐसा ही नहीं कि हम आपका इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ ले जा रहे हैं या प्रोफिशिएंसी ऑफ द सब्जेक्ट की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा इसमें एक मेजर उद्देश्य और क्या है, हमारा इसमें एक मेजर उद्देश्य ये भी है कि हम किसी से आपका एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप करें। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग से बोला है, जेईई एडवांस क्रैक करने में जितना रोल प्रोफिशिएंसी ऑफ सब्जेक्ट्स का है, जितना रोल तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर बैलेंस बनाने का है, उससे भी कहीं ज्यादा रोल मैं कह सकता हूं एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड का है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे LNJEE यूट्यूब चैनल पे जेईई एडवांस्ड तेजस सीरीज को ऐसे ही फॉलो करते चलना है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितनी आसानी से इस एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड को डेवलप करते चले जाएंगे। जो जितना ज्यादा बढ़िया फॉलो कर जाएगा उतना ही ज्यादा बढ़िया एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड भी डेवलप कर जाएगा। और प्रोफिशिएंसी की तो कोई बात ही नहीं है, LN के साथ जुड़े हुए हैं तो सारे फायदे आपको मिलते जाएंगे। तो पहली बार LN ने इतना बढ़िया आपको देना शुरू कर दिया है कंटेंट ऑन LNJEE यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को मैं एंड करूंगा और आप लोगों को बोलूंगा कि अपनी तैयारी को सब बढ़िया बनाते जाइए और आपके आने वाले दिनों की प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आगे फिर मिलेंगे हम इसी स्टोइचियोमेट्री एंड रेडॉक्स के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अब हम थोड़ा सा रेडॉक्स और इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आपका वेट करेंगे। फिर से नए वीडियो में रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट को जब मूव करके निकल जाएंगे हम, और हमारी सीरीज को आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए। डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर।